बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और मैं हूं हिना आदिल। आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में बाहर एक मुनासिब मौसम आपका मुंतज़िर है। अगर आप अभी तक घर से नहीं निकले तो कम अज़ कम वो जो ह्यूमिडिटी एलिमेंट है काफ़ी हद तक कम हो चुका है। मौसम अच्छा होने की जानिब गामजन है, जिससे बहुत सारे लोगों के जो मिजाज है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। आई एम वन ऑफ देम ओबियसली। कितना आप तो कहती हैं ना वेदर ड्रिवन है, यानी कि आपका मिजाज है, तो ये बहुत से लोगों के साथ होता है। आज हम अच्छे मौसम की नवीद आपको दे रहे हैं। उसके साथ साथ चूंकि बहुत सारे लोगों की घरों की रूटीन तब्दील हो गई है, खासतौर पे मदर्स की, आपको पता है, बिकॉज बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए ना, और उस वजह से इमरान अब तो आदत पक्की होने की तरफ आ गई है। वैसे ये भी स्कूल ही है जहाँ पे रोजाना आप आती हैं। इट्स काइंड ऑफ स्कूल। आई मीन डेली हमारी भी रूटीन वही है। सो हमने प्रोग्राम तो बाकायदा शुरू कर दिया। अब पॉलिटिक्स की कुछ बात कर लेते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल जो कि एक बार फिर बहुत हाई टेम्परेचर नज़र आ रही है। ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो पैमाना है बहुत बढ़ता चला जा रहा है। हालात कुछ खास ठीक नहीं लग रहे हैं। ख़ास तौर पे हम अगर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ एंड देन पर्टिकुलरली PTI के हवाले से बात करें, जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो गिरफ्तारी है उस पर गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीख पाते और तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान, उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियाँ जमहूरियत का 9 मई करार दे दिया और उन्होंने कहा कि जिम्मेदारान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के ऐवान में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। इस पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कैसे चुप रह सकते थे? कल जो कुछ हुआ उन्होंने कहा कानून के मुताबिक हुआ। जब आप कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल आएगा? क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नथी किया जा सकता है? कोई पंजाब पर हमला आवर होने का कहे तो क्या नतीजा निकलेगा? और जलसों में अवाम ना आए तो ये मतलब नहीं कि मुल्की सालमियत पर हमला ही कर दें। 13 दिन रह गए हैं, इंतजार कर रहे हैं, लश्कर लेकर आए। ये सियासत है, रंगबाजी नहीं चलेगी, ख्वाजा साहब ने कहा। ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं? अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी PTI को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर होऊंगा, तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। जब दोनों जानिब से गुफ्तगू हुई तो स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामान का तकद्दुस पामाल करने पर एक्शन का ऐलान किया और कहा कि कल जो वाक़या हुआ उसे पार्लियामेंट पर तीसरा हमला वो समझते हैं। इस पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन जरूर लेंगे, जरूरत पड़ी तो FIR भी दर्ज करवाएंगे और पार्लियामेंट के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की फुटेजेस मंगवाई हैं, जिस पर ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने CCTV कैमरों से गिरफ्तारियों का जायजा लिया और CCTV जो शवाहिद हैं उसके मुताबिक किसी भी पार्लियामेंटेरियन को कौमी असम्बली के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया गया, ये कहा जा रहा है। और स्पीकर कौमी असम्बली आज इजलास में ऐवान को इस हवाले से एतमाद मिलेंगे, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान को रिहा कर दिया गया और मुकदमे से भी डिस्चार्ज कर दिया गया। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने और बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से क्या कहा गया सुनते हैं। हमने कोई माफी नहीं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहां तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिलआज़ारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी। जर्नलिस्ट से रिलेटेड हम समझते हैं ये ईमान पे हमला है। कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि 7 के बजाय 8:30 बजे आप अगर प्रोग्राम चलाओ तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे, आपके मिने को ज़दकोब किया जाएगा, आपके मिने को उठाया जाएगा। और इससे पहले कि सारी सूरत हाल पे तजिया लें, PTI की दीगर ने पेशावर में भी मीडिया से गुफ्तगू की, जरा वो भी सुन लीजिए। मैं इस फॉर्म 47 की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन डिमांड करता हूं कि जो 9 सितंबर था ये ब्लैक फ्लैग डे था। जरूरत इस बात की कि तमाम इदारों को आइन की जुरिस्डिक्शन में अपना किरदार अदा करना हो, अपने लिमिट्स पे जाना होगा। अगर अपने लिमिट्स पे नहीं जाएंगे।
घन चक्कर 9 मई का 9 सितंबर का घन चक्कर, ये 9 रास नहीं आ रहा है पाकिस्तान को, और फिर 9 सितंबर की गूंज है, पहले 9 मई की तो है ही, आपको मालूम है। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब है जो कि काफ़ी देर से बड़े पेशेंस के साथ मुंतज़िर हैं कि हम उनकी जानिब जाएं। हमारे साथ थैंक यू वेरी मच, वी हैड द ब्रेकिंग न्यूज़। उम्मीद है कि आप खैरियत से, आपकी सुबह अच्छी हुई है। इस्लामाबाद की सुबह अच्छी नहीं है, एक बार फिर ये पारा बड़े मुख्तलिफ अंदाज में हाई हुआ है और उसके ताने बाने अब ज़ाहिर बात है पार्लिमान से और पार्लिमान की हुदूद से गिरफ्तारियों से मिल रहे हैं, जिसके बारे में हमने एक इनिशियली अपना इंट्रो अपने देखने वालों के सामने रखा। इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये मजीद टेंस्ड होती जाएगी? और इस पे तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली अब तक रही है बाद अज जलसा, पोस्ट जलसा खासतौर पर अगर मैं कहूँ, तो आप उससे मुतमईन है बीइंग एनालिस्ट, वो ठीक स्ट्रैटेजी है और दे नीड टू चेंज? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस अंदाज से गिरफ्तारियां हुई वो मुनासिब नहीं था। ये अपने घरों पे पहुंचते तब भी गिरफ्तारियां हो सकती थी, और पार्लिमान के लिए जिस तरीके से आज पीटीआई के अरकान इस्लामाबाद से पेशावर तक गुफ्तगू कर रहे थे, ये भी एक और बात है। क्योंकि अभी स्पीकर की कमेटी की कल हमारे यहाँ भी खबर आई, सरकारी जराए से ही आई थी कि कोई भी रुकने पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार नहीं हुआ। तो वो आईजी ने भी यही कहा था और स्पीकर ने भी सीसीटीवी फुटेजेस इसीलिए मंगवाई थी। वो आज क्लियर हो जाएगा मामला कि वो कहाँ है, और उस पे स्पीकर ने कहा अगर ऐसा हुआ तो हम एफआईआर भी कराएंगे, तो बहुत बात ठीक हो जाएगी। लेकिन जितनी जमहूरियत के लिए तड़प पीटीआई दिखा रही है, ये अपने दौरे हुकूमत में पार्लिमानी लाजिज में जो जेयूआई के एमएनए थे उनकी दस्तार को भी नीचे फेंक रही थी पुलिस। यही पुलिस थी। ये असल में रवैया है सोचने का कि कब किसने हुक्मरानी में अपने तर्ज को बदलना है या ठीक करना है। तो यहाँ आके ये बैलेंस हो जाता है कि कोई आगे पीछे नहीं रह जाते। सिर्फ हमें नजर आता है कि जी आज बड़ी ज्यादती हुई है, नहीं, ये हमेशा से इस तरह ही होता है और हम अपना वतीरा बदलने को तैयार नहीं है। इशू ये है, लास्ट टाइम जब आपसे बात हो रही थी तो ये हम कह रहे थे कि बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई को एक सियासी रास्ता, स्पेस मिली है कि वो जलसा करने जा रहे हैं। यहां तक बात जलसे की टाइमिंग के ऊपर बिल्कुल मैं हूं कि ये कोई पाबंदी इस तरह की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गुफ्तगू की गई, जो पाकिस्तान की फौज को मतून किया गया और खास तौर पर अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो बुनियादी तौर पे सबसे मुतहर्रिक थे, रूह रवा थे इस जलसे के, और उन्होंने जो गुफ्तगू की उनके नताइज तो वो भी देख रहे हैं, उनके सामने रख भी दिए गए हैं, उनको बता भी दिए गए हैं। जो 7-8 घंटे की मीटिंग के बाद भी वो 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, अब तक सामने नहीं आ रहे और बोल नहीं रहे कि क्या गुफ्तगू हुई। अच्छा, ये उनके सामने सारी चीजें रखी गई हैं और उन्हें बताया गया है कि आपने गलत कहा, कुछ अंदर की खबर और क्या है आपके पास इस हवाले से? जी नहीं, बस बात सिंपल सी है कि अब वो बोले ना कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा था मैं लाहौर के जलसे में इंकशाफ करूंगा कि कैसे मिन्नत तरले किए गए थे। अच्छा। और हमसे जलसा आगे कराया गया था। तो वो अब उसमें वैसे भी अभी आपने ख्वाजा आसिफ की सुनाई थी, तो अब तो 12 दिन रह गए उनके पास 15 में से कि उन्होंने इमरान खान को छुड़ाना है, तो वो जो जलसा भी करना है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली पीटीआई फंस गई है। जो तकरीरें की हैं, इन्हें माहौल बनाना चाहिए था ताकि लाहौर का जलसा भी बहुत कामयाबी से करते और जिस तरह मोबिलाइजेशन शुरू करना चाह रहे थे उसमें ब्रेक ना आती। एक तो ये है कि उस जलसागाह को इन्होंने, जो बहुत बड़ी थी, जिसकी सिचुएशन खराब थी, ना तो उसको ठीक किया और ना ही उसको बड़े पैमाने पे उसको कवर किया, उसको छोटी जगह कर दिया गया था और उसमें 10-12 हज़ार लोग ही आ सकते थे और उतने ही लोग उसमें मौजूद थे। तो इनको अंदाजा था कि ये कितने लोग निकाल के लाएंगे। ये बहस चलती रहती है हमेशा हर जलसे पे, कितने लोग थे कितने नहीं थे। बहरहाल उनको एक पॉलिटिकल रास्ता मिला, स्पेस मिली, जिसको उनकी तकरीरों ने मेरे ख्याल में काफी महदूद कर दिया है। और आने वाले दिनों में मजीद एक्शन ही होंगे इस पे, वो नहीं होगी कि क्या आपको रास्ता और मिलेगा। कल खान साहब ने जो कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो 6 लोग जो बात कर रहे थे, नंबर 1 उन 6 लोगों को बता दें। एक तो पता है अली अमीन गंडापुर सबके सामने है कि वो वजीर आला के तौर पे हर जगह, जाहिर है उनकी मनसब की भी जिम्मेदारी है कि वो जाएं और मुलाकातें भी करें, बात भी करें, और उन्हीं के जरिए ये आजम सवाती और बाकी सब लोगों की रसाई हुई थी इमरान खान साहब तक। जब उनकी बात हो गई थी इमरान खान साहब से, रात गए कि भाई ठीक है ये जलसा मुलतवी किया जाए। अच्छा, अगर तो इसको लेके चलते मेरे सामने, जो मैं पहले भी अभी कह चुका हूं, तो ये रास्ता निकल आना था, लेकिन उस रास्ते को बंद करके और खान साहब ने आज गुस्से में फिर ये कह दिया। तो आमिर साहब यही चीज मतलब जनाब खान साहब की स्टेटमेंट है कि धोखा दिया गया है, हमें धोखा मिला है और अब तमाम जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं और मैंने मना कर दिया लोगों को। और उसके बाद की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी सामने आ रही है, कहा यही जा रहा है कि अब रोजाना की बुनियाद पर जो 5 अरकान है उनकी जानिब से सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ जो है असेंबली फ्लोर पर भी अपनाया जाएगा। ये दुरुस्त स्ट्रेटजी है? ये सही रास्ते पर चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ?
देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करना उनका राइट है। रोकना पड़ेगा। एक अपडेट आ रही है हमारे पास के साथ ही एक्सप्रेसो में हम लेंगे एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक तो आज न्यूज अपडेट्स का सिलसिला, चूंकि ब्रेकिंग्स का सिलसिला थोड़ा सा है तो इस वजह से थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हम चूंकि पॉलिटिकल एनालिसिस ले रहे थे, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, फिर उस पर स्पीकर नेशनल असेंबली का एक्शन, और फिर कल जो कुछ जज्बात का तबादला हुआ, जैसे फैसल वाउडा की तकरीर थी, वो नाज चित्राली साहिबा के कॉमेंट्स के ऊपर, फिर कुछ सस्पेंशन मामला भी थे, तो इस पर जरा बात मजीद कर लेते हैं। आमिर साहब, सवाल वही है, इसमें कुछ नया एलिमेंट नहीं है, सच वही प्रोटेस्ट है, वही एक दूसरे पर इल्जामात हैं, और अब बदतमीजी की सियासत प्रिवेल कर रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसा लगता है कि उसकी भी कोई सेंटिटी रखी नहीं जा रही। कल बड़े काबिल एतराज रिमार्क्स थे जो दोनों तरफ से सामने आ रहे थे, और बड़ा गुस्से का भी इजहार था। योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर होती रहेगी, बदतमीजी होगी, अरकान सस्पेंड हो जाएंगे, उनको ऐवान से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये जगह है अवामी नुमाइंदों के इजहार की। हम ज्यादा यही कह सकते हैं कि इन सबको सलीके से बात करनी चाहिए। जमहूरियत इस चीज का नाम नहीं है कि दुश्मनाम तराजियां की जाएं और फिक्रबाजी की जाए, लेकिन ये दुनिया भर की पार्लियामेंट में होता है। लेकिन ये जो हम बात पहले भी कर रहे थे, वो है कि जलसों में आम आदमी को अंगेख्त करना, वो बड़ा फर्क होता है। जब आप कहते हैं कि हम 15 दिन बाद आएंगे और जेल से निकाल के ले जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं और फलानी करेंगे, वो कुछ और होती है। वो जब आप इदारों को मतून करते हैं, वो कुछ और बात होती है। हर चीज के लिए जहां जमहूरियत के लिए बहुत आजादी है, वहां अदलिया और फौज के हवाले से पार्लियामेंट में गुफ्तगू करने पे भी कुछ कदगने लगी हुई हैं। जिस तरह उन पे कुछ लगी हुई हैं, तो कुछ इन पे लगी हुई हैं। तो जो रास्ता बनता है वो है मियाना रवि का, चूंकि वो तो है ही नहीं। हमारे माशरे में एक बड़े तवील अरसे से इंतहा पसंदी बहुत उरूज पे है। टॉलरेंस नाम का जो बर्दाश्त का लफ्ज़ है, एक छोटा सा पॉइंट है कि ये तो फिर नून लीग का दौर हो, ये पीपल्स का दौर हो। आपको जरदारी साहब का बयान याद होगा जिसपे उन्होंने बड़ी तल्ख ज़बान इस्तेमाल की थी कि आपने चले जाना है, हमने रहना है। फिर आपको लोहे के चने जैसा साद रफीक साहब का बयान याद होगा, फिर आपको गुजरांवाला की मियां साहब की तकरीर याद होगी। फिर जाहिर बात है तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं जब सियासतदान को दबाया जाता है, अब उसने अपना कितारसिस तो करना है। अब वो कितारसिस सबसे बेहतर जाहिर बात है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा, अब ट्विटर भी है थोड़ा, लेकिन ट्विटर भी बंद है, तो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा या जलसों में करेगा। और अगर वहां पे वो कर देगा तो फिर आप उसके दफ्तरों पे शोएब शाहीन की तरह छापे डलवा देंगे, हुकूमत डलवाए या और पावरफुल फोर्सेस डलवाए, तो फिर वो कहां इजहार करे। हर सियासतदान जब भी उसको दबाया जाता है, कहीं ना कहीं तो इजहार ख्याल, इजहार मोहब्बत करता है ना जी इस सिस्टम से वो। राना साहब, क्योंकि मैंने लफ्ज तवील अरसे से कहा था, तो उसमें आप सब के टाइम शामिल कर लें। जरदारी साहब इक्तदार में नहीं थे जब उन्होंने जनरल राहिल शरीफ को पुकारा था 3 साल के लिए, जहन में रखिएगा। PMLN की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और आपको याद होगा 2014 में भी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी चढ़ दौड़े थे, वो पार्लियामेंट पे भी चढ़ दौड़े थे, बल्कि उसकी ग्रिल को गिराने के लिए गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या चीज ला के मार रहे थे। आपको और हमें याद होगा कि इमरान खान और आरिफ अलवी की PTV पे कब्जे की गुफ्तगू भी सामने आई थी। वो वाहिद ऑडियो लीक है जो उस धरने की आई थी, अदरवाइज तो नवाज शरीफ ने, और ये धरने के बाद आई थी, ये भी जहन होने के बाद आई थी, उन्होंने कंटेनर की किसी सरगर्मी की, किसी भी इंटेलिजेंस की वीडियो ऑडियो रिलीज करने से सख्ती से मना किया था कि इनको अपना शौक पूरा करने दें। जब पार्लियामेंट की ये कब्रें बना रहे थे, जमहूरियत की कब्रें बना रहे थे, क्योंकि किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान साहब ने कहा नहीं था वजीर आजम को गला पकड़ के घसीटेंगे, नहीं छोड़ा ना। मतलब ये माशरे में आपने चूंकि एक तरफ की 3-4 बातें गई, तो मैंने कहा मैं सारों की बता दूं। हमारे पास जब हम बात करते हैं ना तवील असर, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं किसी को इस्तिस्ना नहीं दे रहा कि ये आज की बात है या कल की बात है, ये हर दौर की बात है, क्योंकि फिर बात लंबी हो जाती है। असल इशू ये है कि जब बैठ के आप बात नहीं करते, माशरे में टॉलरेंस, लीडरशिप खत्म करती है, और आप ये समझते हैं कि जो मेरे साथ खड़ा है, जैसे कल इमरान खान ने फिर कहा कि मैंने 6 लोगों को एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से मना कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट 7 मई को भी पब्लिकली कह चुकी कि आपको माफी मांगनी होगी 9 मई पे, और उसके बगैर, सिर्फ के दिल से माफी किए बगैर आपके लिए कोई रास्ता नहीं। अच्छा, फिर ये 6 लोग किससे मुज़ाकरात कर रहे थे? आप तो बार बार कहते हैं, मैं तो बात ही नहीं कर रहा। तो ये भी जरा अब कजिया खुल जाना चाहिए ना कि अली अमीन का तो मैंने नाम लिया, बाकी 5 भी नाम ले दें, ताकि फिर वो जिसकी कोई मिन्नत कर रहे थे और कोई आगे से कह रहा था कि आप माफी मांगे, और पब्लिकली कह रहे थे DGISPR, कुछ छुप के नहीं कह रहे थे कि उस वक्त तक आपसे कोई बात नहीं होगी, और बात भी आपको सियासतदानों से करनी होगी, जाके कौम से आपको माफी मांगनी होगी कि जो आपने GHQ पे, ISI के ऑफिस पे, कोर कमांडर हाउस में, PF बेस पे, मतलब बेशुमार जगहों पे आपने बैक वक्त हमले किए, जिसकी बुनियाद पे अभी शायद कुछ थोड़े दिनों में और चीजें जनरल फैद हमीद की गिरफ्तारी से जो रिलेटेड हैं वो आएंगी चीजें, कोई गुम नहीं हो रही, छुप नहीं रही। अच्छा। वो अपनी जगह पे एक सिस्टम चल रहा है।
तो असल बात यह है कि पार्लियामेंट में आप बहस करें, आप लड़ाइयां करें, लेकिन वहीं से बैठ के रास्ता निकालें कि आइंदा आपका लाए अमल क्या होगा। तो हमें सब रास्ता आप कहते हैं ना जेल तोड़ के ले जाएंगे, तो जेल तोड़ने का रास्ता, एक मिनट, अली अमीन गंडा, एक मिनट, अली अमीन गंडापुर हुकूमत में शामिल थे जब जेल तोड़ी थी तालिबान ने केपी के अंदर, आपको याद होगा। और उसके बाद यही तालिबान को बड़े ज़ौक़ शौक से इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब लेके आए थे। तो इस मुल्क में दहशतगर्दी के फैलाने में चाहे वो पॉलिसी किसी की भी हो, फंसता कौन है? आम आदमी। सही है। मेरा मतलब ये है, चाहे वो केपी का हो, वो पाकिस्तान का हर शहरी है, वो बलूचिस्तान का हो, वो पंजाब से हो, वो सिंध से हो, कश्मीर से हो, जीबी से हो, सबका हक है कि उनको पुरअमन जिंदगी मिले और जिंदगी की सहूलियात भी मिले। लेकिन ये बड़ों की लड़ाइयों में हर आम आदमी छुप जाता है। आज भी बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जी पॉलिसी रेट यानी जो शरह सूद है वो स्टेट बैंक को कम करनी चाहिए ताकि लोगों का कारोबार जो थोड़ा बहुत रह गया है वो कर सके। बातें उस तरफ पार्लियामेंट में होनी चाहिए, यहाँ पे तरीके इंसाफ तो बार बार यही मौक़िफ़ अभी तक अपना रही है कि हमने बड़ी कोशिश की मामलात सुलझ जाएं, अब हम मज़ामत करेंगे। तो कब सुलझाने की कोशिश की जा रही थी? जिस तरह से कल इंडोर्स किया बानी पीटीआई ने, उन्होंने कहा कि गंडापुर ने पूरे कौम के जज्बात जो है वो उनकी तर्जुमानी की, मैं उनके साथ खड़ा हूं, और जिन्होंने माफ़ी मांगने का कहा है वो लोग बुज़दिल हैं, या जो माफ़ी मांग रहे हैं वो बुज़दिल है। और फिर जिस तरह से भी आपने कहा कि वो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, ये कहाँ ले जाएगी? सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि हम उस तकरीरों के कंटेंट से पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इमरान खान ने की पीठ थपकी है अली अमीन गंडापुर की शाबाश। वो कहते हैं ना, चढ़ जा बली, अल्लाह बचाएगा तुझे, राम बचाएगा, क्या करेंगे, वो मुहावरा मेरे जहन से पूरा निकल रहा है कि चल भाई दौड़। अब वो यूसुफ रज़ा गिलानी को जहन में रखिएगा, उन्होंने भी एक खत नहीं लिखा था, तौहीन अदालत हो गई थी और उनकी वजारत उज़्मा चली गई थी। इमरान खान को किसी की वजारत आला से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि मेरी जान छुड़ाओ, मुझे निकालो, और ये सिस्टम बनता है, बचता है, नहीं बचता, क्योंकि उनके तो पैरोकार कहते हैं ना, पाकिस्तान इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो यहाँ पे भी इंतहा पसंदी का रवैया मौजूद है। इमरान खान को जो रास्ता मिला था, शायद उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की बजाय समझा ये कि ये कमजोरी है, लिहाजा इनको और दबाओ। वो अभी भी यही समझ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके दबाने से आमिर साहब, आपको नहीं लगता कि हर आदमी को बहुत लंबी खामोशी, हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि दबाव के हथकंडे चाहे वो हुकूमत डाले चाहे वो अपोजिशन डाले, ये कामयाब नहीं होता। ठीक है, लास्ट 1 मिनट, आपको नहीं लगता इतनी लंबी खामोशी तहरीक इंसाफ की तरफ से रहती है, कोई एहतजाज नहीं होता? और जब हम यहाँ पे मीडिया पे कहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज क्यों नहीं करती, तो किसी मुख्तसर से एहतजाज के बाद हुकूमत उसे इतना बड़ा कर देती है उनके लिए कि उनका एहतजाज रजिस्टर हो जाता है और लगता है कि रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे शेर अफजल मरवत के विजुअल्स थे, या गौहर साहब के विजुअल थे, या शोएब शाहीन के विजुअल्स थे, इससे कुछ अर्से के बाद उनकी एहतजाज की जो एसेंस है वो जिंदा हो जाती है दोबारा, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। आपको ऐसा नहीं लगता? एक पहलू ये है, दूसरा पहलू मैं आपको आने वाले दिनों का दिखाता हूँ कि फिर आप पंजाब में लोगों को दिखाइए, जो लोग जलसे में नहीं आए के लिए निकलेंगे, क्योंकि जलसा लाहौर में है ना, तो आप और हम ये मंजर देखने के लिए बेचैन होंगे कि कितनी सियासी मुजाहिमत होती है। चले इसी तरह ही कर लें इस बात को। ये जो मंजर जिन्होंने देखे ना, अपने वर्कर्स को निकाल के दिखाएं और लड़ाई करके दिखाएं। तो 12 दिन रह गए हैं, इमरान खान को रियाला जेल से निकालना है। अगर यही मुजाहिमत करनी है, फैसी होनी चाहिए, जबरी नहीं होनी चाहिए, इदारों पर चढ़ाई की नहीं होनी चाहिए, आपको रास्ता निकालना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। टाइम खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आमिर रियाज सौरा साहब, सीनियर सहाफी, अभी और हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो एक्सप्रेस हो कुछ जिक्र कर लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक्स में शरीक पाकिस्तान के हमारे जो वाहिद एथलीट हैदर अली है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। गुजरावाला से इनका ताल्लुक है। हैदर अली ने F37 कैटेगरी के डिस्क थ्रो इवेंट में ये मेडल अपना नाम किया। उन्होंने आखिरी कोशिश में 52.54 मीटर 2 डिस्क फेंकी, जबकि पहली थ्रो 52.28 मीटर रही थी और उनकी जो दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कोशिश थी वो फाउल करार दी गई थी। इसकी रीजंस भी उन्होंने बताई, अभी हम उनसे बात भी करते हैं। उज़्बेकिस्तान के एथलीट 56.03 मीटर के साथ गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे, जबकि कनाडा के जैसी जेसो ने 52.81 के साथ जो थ्रो की सिल्वर मेडल जीत लिया। हैदर अली का पेरिस पैरालंपिक्स में चौथा मेडल है और उन्होंने इससे कबल भी टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। हैदर यहाँ पर भी आ चुके हैं। आज हमारे
हमारे साथ मौजूद हैं भाई। हाँ, बड़े जबरदस्त एथलीट हैं। और एक्सप्रेसो की अच्छी बात क्या है कि हमने उन्हें छोड़ा, जब वो जा रहे थे खेलने के लिए हम तब भी हमारे गेस्ट थे, हमारे हीरो थे। आज जब बहुत सारे लोग गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं है उनके पास, ब्रॉन्ज है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा पहन के खेले हैं, तब भी हमारे हीरो हैं। सो ही इज ऑलवेज वेलकम एंड ऑलवेज रिस्पेक्टफुल। हमारे साथ हैदर इस वक्त मौजूद है। हैदर, क्या बात है आपकी, हमें तो उम्मीद थी कि आप कुछ ना कुछ तो करके आएंगे, मेडल के बगैर तो आप नहीं आने वाले, चाहे यहाँ पे जितने नामसाइद हालात हों, जितनी मुश्किल में आप जा रहे हैं, जितना टफ कंपटीशन हो, एंड यू डिड इट। हैदर, कैसा फील हो रहा है? यू नो, एक अचीवमेंट है ये भी बहुत बड़ी, आपने ब्रॉन्ज विन किया है इन ओलंपिक्स। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है कि आप सबकी दुआओं के, अल्लाह के खास करम से मैंने अपने प्यारे मुल्क का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे लिए भी बहुत फख्र की बात है, इससे बढ़ के और कुछ हो नहीं सकता है। थोड़ा सा मुकाबले का वो एटमॉस्फेयर हमें बताएं जिसके अंदर, और हमें कुछ पता चला कि वो जो सरफेस था उसने थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से यू कुडंट थ्रो इन एन अप्रोप्रिएट वे, अपने टारगेट के ऊपर नहीं जा, क्या टेक्निकली क्या मसला हुआ जिसकी वजह से यू समहाउ थिंक दैट यू मिस्ड गोल्ड? एक तो ये मसला हुआ था कि मौसम की वजह से मुझे फ्लू हो गया था, जुकाम बहुत, और दूसरा मैं मतलब के डोप टेस्ट की वजह से कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकता था। तो अभी तक मेरी वही कंडीशन है, तो ये बड़ा मसला हुआ था। दूसरा मतलब वो सेक्टर का मसला होता है, जाहिर बात है हम ट्रेनिंग करते हैं पाकिस्तान में, तो इधर की फैसिलिटीज और तरह की है, वो लेटेस्ट ट्रैक थे तो उनकी फैसिलिटी होता है। ज्यादातर लड़के ये करते हैं कि वो ज्यादातर जो अपनी ट्रेनिंग है इंडिया, जितने भी हमारे मालिक हैं वो जाके अब्रोड करते हैं उन्हीं मतलब स्टेडियम में, उन्हीं जगह पे, ताकि मौसम भी एडजस्ट कर सके और उनको जो जहाँ पर कंपटीशन होता है उस तरह के लेवल के वो सेक्टर ट्रैक वगैरह भी यूज कर सकते, इसलिए उनको कंपटीशन में इतना मसला नहीं होता। तो हैदर, जब आपने इससे कबल टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड जीता था, तब इस तरह की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ा था? जो सरफेस के हवाले से आप बता रहे हैं वो सॉफ्ट नहीं थी, या आपका पाँव जो है उसमें धंस रहा था, इस वजह से थ्रोज जो है आपकी वो फाउल करार दी गई उसके बाद? नहीं, तब भी मसला हुआ था, तब भी मेरे 3 नो हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी फिर 5वीं थ्रो अच्छी लग गई थी। लेकिन इस दफा मेरे अंदर कैपेसिटी मौजूद थी, एनर्जी थी, लेकिन बस वो थ्रो मेरी अच्छी नहीं हो सकी, जिस वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर ऐसा मसला पहले हो रहा था तो आप इस पे होमवर्क नहीं कर पाए या आप डिफरेंट सरफेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा हुआ? नहीं, हमने बड़ी कोशिश की थी अभी भी आके टोक्यो के बाद कि हमारी ट्रेनिंग को 3, 4, 5 माह 6 माह के लिए बाहर यानी यूरोप में कहीं हो जाए, वहाँ का जो मौसम है वो भी उसमें भी हम यूज हो जाएंगे और वहाँ पे जो जितनी फैसिलिटीज है उस पे भी हम आदी हो जाएंगे। कोशिश की थी लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो हैदर, जब आप यहाँ से गए थे आप कॉन्फिडेंट थे कि मेडल तो आप लेकर ही आएंगे, लेकिन तब भी आपकी कुछ था कि इतना मेरा टारगेट है लेकिन उससे कम अभी तक हो रहा है क्योंकि आपका गैप था या जो भी था, और जब आपने वहाँ परफॉर्म किया और जब आपकी कुछ फाउल हो गई थ्रोज और फिर फाइनली जब आपने ये 52.54 मीटर की डिस्क फेंकी, तो तब क्या आपके तासुरात थे? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी थ्रो जाएगी? अजी एक्सपेक्टेशन तो मेरी ज्यादा थी कि मैं इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीतूंगा, लेकिन कुछ तबीयत की नसाज होने की वजह से और कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से तो वो ऐसा तो नहीं हो सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने अपने मुल्क का नाम चाहे ब्रॉन्ज मेडल की शक्ल में मतलब अपना झंडा लहराया। तो सर, हम तो अपनी बात पे कायम है। हमने आपको कहा था कि आप कुछ मेडल ना भी लेके आए, आप हमें तभी भी इतने अजीज रहेंगे क्योंकि आप पैरालंपिक्स के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर आप वाहिद एथलीट थे जो पाकिस्तान का परचम लेके चल रहे थे। अच्छा, तो आप ओवरऑल हमें फील बताइए जब आप थ्रो करने जा रहे थे, क्योंकि आप एक तो इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया ऑलरेडी अरशद नदीम ने और इतनी हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनको पजीराई मिल गई, तो आपके ऊपर या एक एथलीट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन या प्रेशर भी होता है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है। तो वो फील हो रहा था जब स्टेडियम वाज फुल ऑफ पीपल, यू नो, दे वर चीयरिंग फॉर देयर कंट्री। क्या एहसासात क्या थे हैदर साहब आपके? जी बिल्कुल, मेरा ये टारगेट था कि मैंने भी मतलब जैसे एसएससी में अभी गोल्ड लिया तो मैं भी इंशाल्लाह गोल्ड मेडल ही लेकर पाकिस्तान के लिए वापस आ जाऊंगा। तो बहुत ज्यादा कोशिश थी, लेकिन जाहिर गाले प्रेशर तो बहुत ज्यादा था कि जब एक अकेला एथलीट और पूरे पाकिस्तान की नजर आप पे हो तो रातों की नींद उड़ जाती है। तो लेकिन प्रेशर तो बहुत था, लेकिन शायद अल्लाह को भी यही मंजूर था। नहीं, इट्स वर्थ इट। आपने जो किया है सारी बातें तारीख में नहीं है कोई जो करने वाला है। और आने वाले वक्त के अंदर अपनी ट्रेनिंग को लेकर आप अभी भी समझते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेनिंग के इंतजामात हैं वो शायद नाकाफी होंगे और आपको किसी यूरोपियन मुल्क के अंदर ट्रेनिंग की जरूरत है टू परफॉर्म बेटर?
हाँ जी बिल्कुल, जाहिर है जब आप कम्पीट वर्ल्ड से कर रहे हैं तो फिर उस आपकी ट्रेनिंग भी वर्ल्ड लेवल की होनी चाहिए। तो उसमें ज्यादा अच्छी बात है कि आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, अच्छे वेन्यू पे जाके अच्छे कोचेस की, तो उससे बंदे की और जो सलाहियतें बाहर निकल आती हैं। तो हैदर, जब आपने बताया कि टोक्यो पैरालंपिक्स में भी कुछ इसी तरह की दिक्कत का सामना आपको रहा था और फिर उसके बाद आपने कोशिश की कि आप कहीं बाहर के स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस करें ताकि ये दिक्कत जो है आपको ये पेरिस पैरालंपिक्स में ना सामना करना पड़े इसका, तो कौन सी चीज़ें थी जो मुश्किलात सामने आई? क्या सपोर्ट नहीं किया गया आपको, या फिर कुछ बिल्कुल इसी तरह से स्पॉन्सरशिप का मसला था? इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। जी बिल्कुल, स्पॉन्सरशिप का मसला था, क्योंकि अब अगर आपको कोई अदारा स्पॉन्सर करता है तो आप उस बिहार पे आप चले जाते हैं। तो सारी बात, जब आपने बाहर जाना तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। जब आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भेज सकता है बाहर खर्चे के लिए, बंदा प्लेयर खुद तो सारी चीजें एडजस्ट कर ही नहीं सकता। जब तक आपके साथ कोई अदारा ना हो, पाकिस्तान हुकूमत की आपकी सपोर्ट ना हो, तो अब ट्रेनिंग का तो हम सोच भी नहीं ना सकते कि बाहर हो सके। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आगे? जी इंशाल्लाह अभी तो ये मेडल जीत के आऊँ, पहले तो ये है कि मेरी मतलब कि मैं यही विश कर रहा हूँ पहले इसकी हाँ बिल्कुल, और साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मतलब जितने हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं, मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, IPC है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान वापडा, के वो अच्छी तरह हौसला अफजाई करे। उसके बाद मतलब कि फिर वो दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करो इंशाल्लाह, जो लॉस एंजलिस में पेरिस पर मालियाती हौसला अफजाई भी हुई है हैदर भाई अभी तक, या कोई नहीं, या सारी रहमतें अरशद नदीम पे निछावर हो गई? आप कंपनी हाथ छान क्या कहते हैं बैठ गई हैं झाड़ के? जी अभी कल मुलाकात हुई है, जो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ के हैं राना मशहूद साहब, उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात होगी और इंशाल्लाह उसमें आपकी हौसला अफजाई होगी। ऐसे पंजाब में भी है, पाकिस्तान वापडा में भी है, और बाकी जितने प्राइवेट सेक्टर उनसे भी यही अपील है कि मतलब सपोर्ट किया जाए, ताकि प्लेयर को जारी कर, जितनी देर आप सपोर्ट नहीं करेंगे उतनी देर में वो अपनी जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें हैं वो बंदा अच्छी नहीं कर सकता। नहीं, यू डिजर्व इट। अरशद की विक्ट्री सर आंखों पे है, लेकिन आपका कारनामा भी कम तो नहीं है, आप भी गए, अपना बेस्ट किया, और दैट वाज नॉट योर डे, आपका दिन नहीं था, नहीं तो आप गोल्ड जीत कर आते। जब ये आपकी फाइनल थ्रो हुई एंड यू गॉट टू नो कि मेरा तीसरी पोजीशन है, उस वक्त कहीं ना कहीं कोई दुख था, कुछ अफसोस था, या आपने कहा नहीं जो हो गया वो ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुख तो था, लेकिन अब मैंने शुक्र अल्लाह का अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ब्रॉन्ज मेडल में आपने मुल्क का नाम रोशन कर लिया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो 2 टॉपर्स थे उनको आप एक्सपेक्ट करे थे कि इन्हीं से मेरा मुकाबला, या कोई सरप्राइज मिला आपको बीइंग एथलीट? नहीं, ये सरप्राइज एक का तो मुझे पता था और दूसरा सरप्राइज ही मिला था, क्योंकि उसमें उसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया का लड़का था, यूक्रेन का लड़का था, मैक्सिको का था, वो बहुत अच्छे लड़के थे। अच्छा, तो बड़ा यानी अब टफ कंपटीशन हो गया, उसमें मेडल लेना तो बड़ी मुश्किल सी एक बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला अपना रहमत करता है मुझ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हैदर, जब बताएं, जब आप वापस पहुंचे, आपने देखा ही था जिस तरीके से अरशद का इस्तकबाल हुआ था, और मतलब बड़ी पज़िराई उन्हें मिली थी, आपका शानदार इस्तकबाल किया गया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी तरीके से लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे और आपको इतना अच्छा वार्म वेलकम मिलेगा? जी बिल्कुल, जाहिर बात है, जब आप एक मुल्क के लिए जीतते हैं तो आप मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो अपने मुल्क से उम्मीद तो होती है ना कि इंशाल्लाह जब मैं जाऊंगा तो इस तरह मेरा भी इस्तकबाल होगा, इस तरह मतलब जिस तरह उसकी हौसला अफजाई की है इस तरह आवाम मेरी भी हौसला अफजाई करेगी। ठीक है, चलें हम भी आपके बिहाफ पे, आपको वैसे तो राना मशहूद साहब ने कहा है, तो हम भी अपने आपके बिहाफ पे राना मशहूद साहब से कहते हैं कि आप ज़रूर इनको बुलाएं, शहबाज शरीफ साहब से मिलवाएं, बल्कि वो मिलें खुद प्राइम मिनिस्टर साहब। और आजकल तो हमारे प्रेसिडेंट साहब भी टिकटॉक्स भी देखते हैं, प्रेसिडेंट जरदारी, उन्होंने कहा मैंने रिसेंटली टिकटॉक्स देखना शुरू किए हैं, तो टिकटॉक पे तो बड़ी वीडियोस वायरल हो रही थी हैदर की। आई बिलीव कि जरदारी साहब भी ऑन बिहाफ ऑफ सिंध गवर्नमेंट भी कुछ होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, एंड मरियम नवाज शुड आल्सो डू दिस। थैंक यू वेरी मच हैदर, ऑल द बेस्ट, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, खेलते रहिए, जीतना ना जीतना ज़रूरी नहीं है, अच्छा खेलना ज़रूरी है, और आप बहुत खेल रहे हैं, अल्लाह आपको ऐसे ही आगे लेके जाते रहें। इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त एक शख्सियत मौजूद है। रेस्क्यू 1122 एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान का प्राइड है, आज फर्स्ट एड डे भी है, इस हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन हमने प्लान की है। ब्रेक के बाद आइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरह से ब्रेक से पहले इमरान ने आपको बताया था कि हमारे साथ सेक्रेटरी महकमा इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर हैं, और उनसे हम इस बेहतरीन इदारे की काविशों के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जो कि मुल्क भर में लाखों जाने महफूज बनाने में मसरूफ़ है, और सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर रेस्क्यू के तरबियत याफ्ता जो जवान है किसी भी हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वो पहुँच जाते हैं। हालिया दिनों में अगर बात करें मानसून की वजह से होने वाली जो तूफ़ानी बारिश है, उसमें भी रेस्क्यू 1122 का जो किरदार था वो सबसे
नुमाया रहा। जबकि जनूबी पंजाब की बात की जाए तो रेस्क्यू की टीमों ने बर वक्त वहाँ पर खदमात फराहम की, हज़ारों जिंदगियाँ भी बचाई और लोगों के माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया। और अब रेस्क्यू 1122 ने तारीखी लाइफ सेवर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। इसमें आम अफराद को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद और जो रज़ाकाराना खिदमात हैं वो अंजाम दे सकेंगे। और जो लाइफ सेवर प्रोग्राम है इसके तहत गुज़िश्ता दिनों में करीबन 4000 से ज़ायद तालिबात को रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर्स ने लाइफ सेवर तरबियत जो है वो फराहम की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खास तौर पे जब दिल की धड़कन रुक जाती है उसकी बहाली के लिए CPR की तरबियत है, आग लगने की सूरत में हाउ यू हैव टू रिएक्ट। और 1122 शायद पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जिसको किसी किस्म की मीडिया इंपॉर्टेंस की इंटरेक्शन की उस तरह ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें इनके एहलकार हर जगह पे कहीं ना कहीं आते जाते सर्व करते नज़र आते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस जो कि इस वक्त अपनी खिदमात दे रहे हैं। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, इस करते रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इज़वार नसीर मौजूद हैं। ऑफ एंड ऑन हमारे सेगमेंट्स में तो बहुत देखा आपने, आज हमने डॉक्टर साहब को ज़बरदस्ती हम ले आए स्टूडियो में कि जी फर्स्ट एड वीक चल रहा है तो ज़रा आके इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करें। डॉक्टर साहब वेलकम टू एक्सप्रेसो, हाउ आर यू? एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। सबको बहुत मुबारक। आज वैसे भी 11 सितंबर आई थिंक हमारे कायद आज़म की एनिवर्सरी। आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि हमें उनके सीखते हुए पूरी मेहनत लगन दयानतदारी के साथ काम करें तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नामुमकिन नहीं है। जब हम रेस्क्यू 1122 शुरू कर रहे थे तो हर कोई मुझे कहता था डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है, पाकिस्तान में ऐसी बातें ना करें, ये नामुमकिन बात है। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 से 8 मिनट का बरकरार रखा है। बल्कि जब रश बढ़ गया तो हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की। वो भी सबने कहा ये फेल हो जाएगी, ये चलेगी नहीं। आज उसने 25 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड किया और औसत रिस्पॉन्स टाइम अपना 4 मिनट का बरकरार रखा है शहरों में, जो कि इंटरनेशनली एक अचीवमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ज़लज़ला आया तो आपने में एक वजह से ज़लज़ला आया तो जिस वक्त देखें बेबसी थी और बाहर से टीमें आ रही थी, हमारे पास कोई निज़ाम नहीं था। हमने देखा कि यार ये क्या हो रहा है। हमने 1 साल बाद टीम बनाई और आज पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि जो हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है वो पूरे जनूबी एशिया में पहली टीम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफाई किया। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो दिस इज एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जिस तरह से हमारे कायद ने कहा था कि पूरी मेहनत लगन दयानतदारी के साथ अगर आप काम करें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और आज 99% जो लोग बेनिफिट करते हैं इससे वो गरीब अवाम है, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक नंबर डायल करेगा और बगैर सिफारिश के बिल्कुल उसकी लोग मदद के लिए आ जाएगी। सो आज जहाँ पे हम फर्स्ट एड ये वीक मना रहे हैं और अल्टीमेटली हफ्ते के दिन जो सेकेंड सैटरडे होता है ऑफ द सितंबर, उस दिन ये मनाया जाता है। और इसका मकसद ये है कि जहाँ पे आज रेस्क्यू 1122 को वो कॉल करेंगे तो कॉल करने में आने में 7 से 8 मिनट लग जाता है। मैं असल में वो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। थोड़ा सा हमें इसका जो चार्टर है 1122 का या SOPs है बेसिक, वो क्या है, किन खतूत के ऊपर इसको कायम किया गया और अब तक ये किन खतूत के ऊपर काम कर रहा है, जो बेसिक्स है जैसे आपने कहा 7 to 8 मिनट रिस्पांस टाइम है, इस तरह जरा हमें कुछ बेसिक्स बताइए इसकी। हमने देखिए शुरू किया एज एन एम्बुलेंस सर्विस। मैं जख्मियों को देखता था 91-92 पहली स्टडी की थी तो 95% चांसेस ये थे कि हादसे इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। और अच्छे भले लोग घबराते थे लोगों की मदद करते हुए, बिकॉज उनके ऊपर मेडिको लीगल केस बन जाता था कि और कुछ तरह से विटनेस डाल लो और हर महीने जा रहा है। और अच्छी बड़ी लोगों ने स्टोरी से तो हमने एम्बुलेंस सर्विस। अगले साल ज़लज़ला आ गया, ज़लज़ले में बेबसी देखी तो हमने सर्च एंड रेस्क्यू टीम बनाई तो उसने आज वो UN से सर्टिफाइड पहली टीम है। उसके बाद जब हम फायर सर्विस पे जाते थे, फायर इंसिडेंट, वहाँ पे बेबसी देखते थे लोगों की, हमने फायर सर्विस का चैलेंज एक्सेप्ट किया और फिर फायर सर्विस एक पहली जदीद फायर सर्विस पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुई जिसने अब तक 2,40,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया और 650 अरब से ज़्यादा के नुकसान हम बचा चुके हैं। और उसकी वजह से हम बहुत सारे इंसिडेंट्स पे, इवन ये जो हमारा बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज, कोविड में जब कोई करीब जाने को तैयार नहीं था, हमने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया। हमने घर वाले करीब नहीं जाते थे, उस वक्त हम गए, उन्होंने कहा बंद कर दे। मैंने कहा जी इमरजेंसी सर्विस का इस वक्त तो सबसे ज्यादा रोल है। तो हम लोग फ्रंट लाइन पे जाके हमने 23,000 से ज्यादा लोगों को उस वक्त शिफ्ट किया और उसके बाद 4,000 लोगों की तदफीन भी हमें करनी पड़ी बिकॉज घर वाले भी करीब जाने को उस वक्त तैयार नहीं। इसमें आपके अपने वर्कर्स मुतासिर भी हुए? जी हमारे होते थे, कोई बीमार हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि मोर्टेलिटी उस तरह से नहीं 2-4 लोगों में हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने फिर एहतियाती पूरी तदाबीर ली और प्रोफेशनल अंदाज से उसको डील किया बिकॉज ऑफ द फायर सर्विस। ये हमें फायदा था कि हमने वो ब्रीदिंग अपरेटस का इस्तेमाल, वो सारी चीजों को हम सही तरह करते थे। आज जहां पे खास तौर पे ये हमारे
फैक्ट्स। इसी तरह फ्लड आया जब 2010 का, उधर हमने देखा कि अभी तो वो हमने चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट हुआ, वो हमें मिला। तो उसके बाद हमने तब से हम फ्लड को मैनेज कर रहे हैं। पिछले साल जब सतलुज में आया इतने अरसे बाद फ्लड, तो पूरा कसूर से लेकर पंजनत तक डे एंड नाइट हमने ऑपरेशन किया। 3,18,000 लोगों को हमने वहां से टाइमली इवैक्यूएशन से जिला इंतजामिया के साथ मिलकर, उसकी वजह से कोई डेथ्स नहीं हुई। तो ये सारी चीजें आज एक सिस्टम बना है। और आज उसके बाद जब हमने पिछले साल का डेटा शेयर किया, 1540 केसेस ऐसे थे जिनको 4 घंटे से ज्यादा लगते थे, जो क्रिटिकल सीरियस मरीज थे। तो उस पर फिर वजीर आला पंजाब ने कहा कि जी आप एयर रेस्क्यू सर्विस, इनको एयर एम्बुलेंस सर्विस दें दूर दराज इलाकों, जिस तरह बहावल नगर हो गया, बक्कर हो गया, मियाँ वाली, तो उनके लिए हमने एयर एम्बुलेंस सर्विस का भी जो है किन इलाकों में इसकी जो सहूलत है वो दस्तयाब है एयर एम्बुलेंस की, और किस नौयत के जो पेशेंट्स है बेसिकली उनको जो है मुंतकिल किया जा सकता है? अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारा जितना सेंट्रल पंजाब है उसमें देखें कोई भी अस्पताल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल 1 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं। तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत किन जगहों पे थी? जो दूर दराज इलाके हैं, जहाँ पे अगर आप स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का अस्पताल बनाएंगे ना, वहाँ डॉक्टर जाएंगे और उसका 8 से 10 अरब रुपए का खर्चा था। तो बेहतर ये था कि अगर आपके 1540 पिछले साल के केसेस थे वहाँ से, तो उनको हम वहाँ से लेकर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें जल्द से जल्द। उसके लिए ये आज एयर एम्बुलेंस सर्विस का एक निज़ाम जो है उसको हम इन प्लेस। अच्छा, वसाइल किसी भी इदारे को चलाने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। एक तो ये कि मौजूदा हुकूमत की क्या तरजीह है, थोड़ा सा हमें बताइए। क्या कुछ इसमें वक्त के साथ बेहतरी आई है? इंप्रूवमेंट इन अ सेंस हमने देखा तो है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, नॉट इन जस्ट गवर्नमेंट। मुझे लगता है हर गवर्नमेंट ने, सबका नाम लेना चाहिए कि सब ने अपने अपने टाइम पे इस इदारे को सपोर्ट किया है और इस इदारे को बेहतर बनाया है अपनी कैपेसिटी को लेकर। एक तो मौजूदा क्या ताज़ा तरीन है, नंबर 1, एक तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरा, ट्रेनिंग के ऊपर मेरा एक सवाल है आपसे कि आपके जो ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं? हमने खुद SOPs डिफाइन किए हैं। वेयर डू वी स्टैंड इन ट्रेनिंग? जी, पहली तो चीज़ ये है कि ये कुछ सियासी तो है नहीं। जी, बिल्कुल। लोगों को बिला रंगो नस्ल, अमीर गरीब का फ़र्क रखे बगैर या किसी उसकी वाबस्तगी रखे बगैर ये लोगों की मदद को पहुंचते हैं जब वो कॉल करते हैं। सो इसलिए ये हमारी जो है इमरजेंसी सर्विस, उसको पहले अब तहसील की सतह पर तोसी हो गई। और ना सिर्फ ये कि 2 एरियाज जो रह गए थे कि दूर दराज इलाकों से क्रिटिकल पेशेंट्स की शिफ्टिंग, उसके लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया। और इसी साल जो हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ वो ये था कि मोटरवेज नई बनी है और उन पे दूर दराज थी, साउथ की बहुत दूर दूर मोटरवेज थी, वहाँ पे रिस्पॉन्स में मुश्किल होती थी। तो वो भी इस साल अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसी महीने इंशाल्लाह। ऑल मोटरवेज ऑफ पंजाब विल बी कवर्ड, जो एम्बुलेंस सर्विस जो वहाँ पे मिलेगी उनको, तो वहाँ पे भी अब कवर। तो ये आप सोच लीजिए कि हुकूमत की ये तरजीह है, वज़ीर आला पंजाब की तरजीह है। जैसे ही हमने उनको डेटा प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा हमें वी मस्ट कवर ऑल ऑफ दीज एरियाज। अच्छा, तो बड़ा क्लियर उनकी तरफ से फौरन है आपके पास आपके? जी, आई थिंक ये अगर देखा जाए समटाइम्स हम तो ये बात कर सकते हैं कि सियासी बयानात तो फौरन आ जाते हैं, किसी जोश खिदाबत में हमारे हुक्मरान कह देते हैं, लेकिन जब ऑन ग्राउंड वो रियलिटीज देखते हैं तो उतने वसाइल नहीं होते। हमने इसको बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, यानी हमारी टोटल पंजाब की जो रनिंग कॉस्ट है वो 2 टीचिंग हॉस्पिटल के बराबर होगी। अच्छा, तो आप ये देखिए हमने इसलिए, और उसका बेनिफिट अगर आप देखें और एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो ये देती है वो कितनी ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने सिस्टम और निज़ाम को हमेशा ऐसा रखा है जो सस्टेनेबल हो और आगे चल सके। हमने मोटरवेज पे कब तक डबल 1 डबल 2 इंशाल्लाह जी बाय एंड ऑफ दिस मंथ। अच्छा, इंशाल्लाह हम ऑपरेशनल नजर आएंगे और सारे के सारे नई एम्बुलेंसेस भी आज सारे हम दे देंगे वहां पे इंशाल्लाह। तो जो लाइफ सेवर प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हर आम शख्स को भी तरबियत दी जा रही है, इस पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं अपील करूंगा लोगों से भी और आज आपसे भी हमने कराना है। हाँ, आज आपने जाके एक लाइफ सेवर ऐप है, उसका नाम है पाक लाइफ सेवर। ठीक है, आज आप उस पर रजिस्टर होंगे। छोटी सी वीडियो है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, उसके ऊपर आप वीडियो छोटी सी देखेंगे, फिर आपको चंद सवाल पूछे जाएंगे, तो आप ट्रेंड होंगे। खुदा ना खास्ता अगर कल आपको घर में इमरजेंसी हो जाए, आपके पेरेंट्स हैं, कोई बच्चे हैं, बहन भाई हैं, किसी के भी अगर हो, तो आप किसी को भी कॉल करेंगे, उस पैनिक स्टेट में कॉल करना, उसके आने में टाइम लगता है। और 4 मिनट के बाद अगर दिमाग को जो ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती, जिसके जरिए ऑक्सीजन जा रही होती है, तो ब्रेन डैमेज शुरू हो जाता है। सो इसलिए फौरन उसको दिल को दबाकर मुतहर्रिक करना वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने ये पाक लाइफ सेवर का इनिशिएटिव शुरू किया और ये इसका मकसद यही है कि लोगों को हम ट्रेन करें और हर घर में एक फर्स्ट एडर हो। तो अभी जो पंजाब ने ये खुसूसी तौर पे ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया पंजाब की हिदायत पे, वो हमारा यूनिवर्सिटीज़ पहले फेज़ में और फिर कॉलेजेस में, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह यह मैंडेटरी होगा कि जो भी डिग्री ले रहा होगा वो साथ ही साथ
जो है वो ये ट्रेनिंग हासिल कर ले। इस तरह ये तमाम स्टूडेंट्स हमारे ट्रेंड हो और वो सोशली रिस्पॉन्सिबल। और डाटा क्या कहता है, ये कितना हेल्पफुल हुआ है जाने बचाने में? बहुत इफेक्टिव जी, सारी दुनिया में इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं, डेटा हुआ है। और ये जो भर में तो ये होता बात आपने जो की, ये इंटरनेशनल रिससिटेशन काउंसिल के स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की होती है। और इसी तरीके से यूके के साथ हमारा जो लाहौर ग्लासगो ट्विन सिटीज थी और स्कॉटिश फायर सर्विस के साथ हम फायर की जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, फॉलो ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर बहुत सिंपल है, अगर आपने देखना हो तो यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये हम आपको अभी देते हैं ताकि आपने टेबल कैन बेयर द प्रेशर जी, आई होप सो। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बट अपने हाथ सीधे रखें। ये आपके दरमियान में, चेस्ट के दरमियान में आपने हाथ रखना है और उसके बाद इसको दबाना है 2 से 2.5 इंच। और याद रखें हर मिनट में आपने एक सेंचुरी पूरी करनी है, यानी 100 बार दबाना है। 60 सेकंड में 100 टाइम्स, 60 सेकंड में 100 टाइम्स। और उसको 2 से 2.5 इंच दबा के उसको वापस आने दें, फिर वापस आ जाए, ये नहीं कि वहीं पे दबाए रखें। ठीक है। सो वापस राइट हैंड, सो यू हैव टू बी फिजिकली फिट। आप सोचें 10 मिनट में आप 1000 बार चेस्ट दबा रहे होंगे। तो इसको सीधा रखें और अपनी बॉडी का वेट लें। अदरवाइज अगर आपने पुशअप्स निकालने की कोशिश की तो वो 100 पुशअप्स नहीं निकाले जा सकते। तो इस हवाले से जो नया बंदा है जैसे मेरे जैसा है, लेमैन है, उसको नहीं पता, वो एक तो प्रेशर बहुत लगेगा, फिर ये नहीं होता कि कुछ बोन्स डैमेज हो जाएं, रिब्स डैमेज हो जाएं जब मैं ये कर रहा हूं। देखिए, और एग्जैक्टली बॉडी की पोजीशन क्या बिल्कुल सेंटर में रखना है हाथ जो आपने रखा है? जी, ये आपकी चेस्ट है और ये स्टर्नम है, दरमियान में जो हड्डी है उसके निचले हिस्से में आपने यहाँ पे रखना है और दरमियान में रखना है। यानी उससे ज्यादा जरूरी है कि बजाय कि आप इन कॉम्प्लेक्सिटीज में पढ़े, जो सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम ना जाया करें और फौरन चेस्ट में रख के अपना 2 से 2.5 इंच इसको दबाने का अमल जो है वो फौरन शुरू कर दें। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने फौरन, और सांस पे और इस पे ना फोकस करें, बिकॉज जो बंदा ट्रेन नहीं है वो उस पे टाइम ना जाया करे। ये जो इंटरनेशनल रिसर्च, यू फोकस ऑन जस्ट चेस्ट कंप्रेशन 100 to 120 टाइम्स पर आवर, यानी 100 से 120 बार 1 घंटे में। और जब तक के लोग आ नहीं जाते वो आपने ये जारी रखना है। और ना सिर्फ ये, साथ ही आपने कॉल कर दें और उसको मोबाइल को वैसे स्पीकर पे कर दें ताकि आप बात कर रहे हैं, हमारा ऑपरेटर भी आपको गाइड कर सकता है इसमें। अच्छा। तो ऐसी सूरत हाल में ऑपरेटर भी टेली CPR कराता है और ये वो आपको गाइड कर रहा है। में ये करना है, कौन सी ऐसी अलामात है जब आपने ये करना है मरीज के साथ? आपका कोई भी पेशेंट जो है वहां पे आपके घर में वो गिर गया है, सांस नहीं ले रहा और अनकॉन्शियस है और उसको आप देख रहे हैं, आपने हिलाया उसको और वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो फिर आप ये प्रोसेस जो है वो शुरू करेंगे जब वो पेशेंट। दूसरी जो हमने चीज इसमें रखी है वो है ब्लीडिंग कंट्रोल। अगेन, लोग बहुत सारे सड़क के ऊपर जो है वो गिरने की वजह से या ब्लीडिंग वहां से हो जाए तो वो उस वक्त फौरन अगर उसको ब्लीडिंग कंट्रोल कर जाए तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। और सबसे इफेक्टिव चीज हमारे पास तो दुपट्टा, आई थिंक हर फीमेल के पास होता है, उसी दुपट्टे के जरिए उसको आप टाइट करके अगर आप बांध दें तो, और उतना टाइट करके बांधते जाए टिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स। ब्लीडिंग। सो आज आपसे भी हम कहेंगे, जहां पे हम पूरा फर्स्ट एड वीक मनाने जा रहे हैं अल्टीमेटली सैटरडे को, मैं आपसे भी कहूंगा डेली इसके ऊपर छोटा सा एक सेगमेंट करें ताकि हर घर में लोगों को पता हो कि इमरजेंसी में हमने क्या करना है और पैनिक में ना हो। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं आपसे हम भी अपील करेंगे कि ये आज आपने करके दिखाना है। जी बिल्कुल, टीम से थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, स्पेशली डॉक्टर साहब ने मंगवाया जी। तो इसलिए अगर टीम करके दिखाया सामने, असल में टाइम मेरे पास बहुत कम है, हम जरूर करेंगे, लेकिन मैं क्विकली एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात लोग ऐसी हेल्पलाइंस का मिस यूज भी करते हैं, कुछ ऐसी कॉल्स भी आते हैं जैसे 15 को जब हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत से लोग एनोइंग कॉल्स करते हैं, फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। क्या 1122 को भी ऐसा सामना होता है? लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके इदारे की तरफ जो इसको मजीद इसको बनाने में हेल्प कर सकती है? ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है। हमें को 25,000 के करीब कॉल्स आती हैं जिसमें डेली अगर इमरजेंसीज देखी जाए तो 7 से 8,000 है। सो आप देखिए इतनी इरेलेवेंट कॉल्स आ जाती हैं जो इन्फॉर्मेशन सीकिंग कॉल्स हैं या वैसे। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, और खुसूसी तौर पे हमने पैटर्न देखा कि दिन के वक्त लड़कियां फारिग होती हैं घर में तो शायद वो ज्यादा कॉल करती हैं। इस तरह से 700 पैटर्न। तो मैं आपसे लोगों से अपील करूंगा कि इमरजेंसी हो तो हमें बर वक्त कॉल करें ताकि हम आपकी बर वक्त मदद को आ सके, लेकिन बिला वजह इस नंबर पे कॉल करके इसको बिजी ना रखें, बिकॉज उसकी वजह से कल को एक जेन्युइन कॉलर कॉल करेगा और उसको बिजी मिलेगा तो इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसलिए मैं बल्कि एक्सप्रेस टीवी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ऐसी एंटरटेनमेंट हेल्पलाइन शुरू कर दें ताकि लोग उस पर कॉल कर सके और 1122 पे ना कॉल करें। लेकिन कॉम को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए, एक हेल्पलाइन काम करेगी नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आई विश इफ वी हैड मोर टाइम हम मजीद आपसे बात करते। एक तो प्रैक्टिकली आपने हमें बताया आपके इदारे के लिए जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं
हम हर इदारे को मीडिया पे बैठ के क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते। लोग समझते हैं शॉर्ट कमिंग्स हर इदारे के अंदर होती है, की गुंजाइश भी होती है, लेकिन 1122 आई बिलीव और भी पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं जैसे मोटरवे पुलिस का जिक्र करते हैं, कुछ जगहों पे नादरा का भी जिक्र करते हैं, तो काम कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश उनमें है। हम 1122 को सराहते हैं जी, और आप भी गैर जरूरी तौर पे हेल्पलाइन पे कॉल्स करके परेशान न करें, और खास तौर पे जब रेस्क्यू वर्कर्स पहुंच जाए ना हादसे की जगह पे, क्योंकि हम रोजाना 1-2 हादसे रस्ते में देख लेते हैं, बाइक एक्सीडेंट, तो उनको काम करने दिया करें। लोग इंटरफेयर करते हैं, वो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है, देन इनको रास्ता भी दें ताकि ये मरीज को पहुंचा सकें। सो वंस अगेन थैंकिंग डॉक्टर रिजवान साहब। हम आगे बढ़ेंगे, ब्रेक लेनी है जी, हम ब्रेक लेंगे, कुछ ही देर ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। टू एक्सप्रेसो, और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक मोटिवेशनल खातून से जिनकी कहानी जानकर कोई भी उनसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। जी हाँ, लंडी कोतल से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर शाहिदा की ये कहानी है, जिन्होंने सन 2000 में आर्मी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की, और उसके बाद 2009 में FCPS मुकम्मल किया, और उसके बाद 2010 में बरतानिया से MRCOG की डिग्री भी हासिल की। एक दहाई तक मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने के बाद 2020 में वो इस्लामाबाद वापस आई और अपने लिए एक नया और बुलंद हदफ मुकर्रर कर लिया। जी हाँ, उन्होंने इस अज़्म का इरादा किया कि वो क्लाइंबिंग करेंगी। 2020 में उन्होंने खुसर गंग जो चोटी है उसको सर किया, और जुलाई 2024 में 8035 मीटर बुलंद चोटी गशमबम 2 को फतह किया। और एक मसरूफ़ पेशावराना ज़िंदगी और जो ख़ानदानी जिम्मेदारी हैं उसके बावजूद डॉक्टर शाहिदा जो है इस माशरती दबाव को उन्होंने अपने अज़ाइम की राह में नहीं आने दिया, और खामोशी से वो अपना काम करती रही, और नाकाबिले यकीन किस्म की कामयाबियाँ उन्होंने हासिल कर ली हैं। डॉक्टर शाहिदा हमारे साथ ही मौजूद है। हमने कहा ये मोटिवेशन हम अकेले क्यों लें, हम आप तक क्यों ना पहुंचाए। सो वी हैव राइट नाउ डॉक्टर शाहिदा अफरीदी विद अस। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू एक्सप्रेसो, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ईमान, थैंक यू वेरी मच ईमान। लोग तो जब डॉक्टर होते हैं तो उनसे अपनी ड्यूटीज, अपने कॉल टाइम्स मैनेज नहीं होते, आप तो पहाड़ों पे भी चढ़ जाती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, डॉक्टर तो हैं ही, कैसे करती हैं इतना सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट मेरे हस्बैंड से, मेरी बेटी से, मेरे फ्रेंड से। अच्छा, सो क्रेडिट गोज टू योर फैमिली मेनली। डेफिनेटली, हम कुछ नहीं अचीव कर सकते सपोर्ट स्पेशली फैमिली और हस्बैंड, खातन कुछ भी नहीं। So, Dr. Sahiba, if we ask you, आप by birth या by passion, when you started your career, were you a doctor or a climber? आप शुरू में क्या थी? Basically क्या थी आप? डॉक्टर। पहले डॉक्टर थी, और क्लाइंबिंग का शौक किसी वाक़े ने आपको आपके अंदर डाला? हाँ। या जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, बीइंग अफरीदी, फ्रॉम अफरीदी ट्राइब्स, वहां से आया, पहाड़ों से रग़बत थी, ये कैसे हुआ? I came here 2020 में, जब हम दुबई से इधर शिफ्ट हुए तो I had left बहुत सारी मेरी बहुत अच्छी दोस्तें थी वहाँ पे, अपनी मेंटोर को वहाँ छोड़ा था। यहाँ पे पाकिस्तान में मैं डिप्रेशन से बचने के लिए, बच्चों के साथ पॉजिटिव और फ्रेंड्स के साथ पॉजिटिव टाइम गुजारने के लिए, और फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होने के लिए, सो दैट आई मेक लास्टिंग लाइफ लॉन्ग मेमोरीज। मैं आउटडोर में अपने आप को बिजी कर रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता ये शौक बढ़ता गया। अच्छा, और यही शौक था जो 2020 में ही आप वापस आई हैं, और 2020 में ही खुसर गंग जो चोटी है वो आपने सर कर ली? जी, मेरे फ्रेंड्स जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बचपन के मेडिकल कॉलेज के, वो ऑलरेडी इसमें एंगेज थे। मैं फिजिकल एक्टिविटी में शुरू से थोड़ा बहुत रहती थी, एंड मुझे दिस वाज 6000 मीटर पीक, तो उसमें मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, और हमने उससे पहले तो 6 मंथ्स पूरी तैयारी की। हमने रनिंग की, काउच टू 5K, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, सब अच्छी प्रॉपर तैयारी की। आपने कहा डिप्रेशन से बचने के लिए, क्या वाकई पहाड़ डिप्रेशन से बचाते हैं डॉक्टर साहब? डेफिनेटली, बहुत नेचर में टाइम स्पेंड करना, धूप, सनलाइट, डे लाइट, और बच्चों के साथ हम ये करते थे। सारे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त जो हैं वो अपने मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो अपने बेटी, उनका बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम सारे मिल के करते थे, तो हम बहुत अच्छा टाइम गुजारते थे, और मेरी लाइफ लॉन्ग मेमोरीज बन गई हैं। तो जिन लोगों का खास तौर पे खवातीन का, कुछ खवातीन के बारे में हमें पता है जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, हमारे शहर हैं बड़े, कराची, लाहौर वगैरह, यहाँ पे रहती हैं, उनका तो नेचर से कोई एक्सपोजर ही नहीं है, बेचारी घरों में ही रहती हैं। बहुत सारी खवातीन को इसलिए बहुत सारे बॉडी पेन्स के मसाइल शुरू हो जाते हैं, विटामिन डी पूरा नहीं होता, फिर बच्चे एंड उनकी मेल न्यूट्रिशन का भी मसला होता है, तो नेचर से एक्सपोजर बहुत कम होता है। अब ये सवाल मेरा बीइंग डॉक्टर पहले आपसे और देन बीइंग क्लाइंबर भी है, उनके लिए क्या है? हाउ कैन दे एक्सपोज देमसेल्फ टू द नेचर? कैसे अपने आप को हेल्प करें, वो क्या करें?
देखिए मेरी दोस्त कराची में रहती थी, मैं उनके पास जाती थी। कराची में बहुत जबरदस्त जगह हैं। मैं मेरे घर की छत पे मैं चली जाती हूँ, मैं अपने बरामदे में धूप में, मैं अपने घर के सामने सुबह सुबह वॉक कर रही होती हूँ। हमें दिन में सिर्फ 1 घंटे का सनलाइट एक्सपोजर चाहिए होता है। टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए, सो दैट अगर हम खुश होते हैं, हाँ, वी आर बेटर स्पाउसेस, हम बेहतर माँ बाप का रोल बेहतर कर सकते हैं। वी आर मोर प्रोडक्टिव, पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स टू सोसाइटी। अच्छा, तो डेफिनेटली टाइम निकालना चाहिए। सही है। और डॉक्टर साहिबा, जब G2 फतह किया आपने, ये तो एक अच्छा हाई टारगेट आपने अपने लिए पहले बताया कि सेट किया, ये आपको हौसला मिला जब आपने खुसरगंज चोटी को सर किया उसके बाद कि अब मैंने आगे कुछ बड़ा करना है, और फिर अब 2024 में आपने G2 सर कर लिया, ये एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत मुश्किल था, और उससे पहले हमने हाफ मैराथन, जिंदगी में पहली दफा हाफ 21 किलोमीटर रन करना पड़ा, उसके लिए ट्रेनिंग करते हुए। इतने अच्छे लोग मिलते हैं इस रास्ते में, इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे सपोर्टर्स मिलते हैं कि हर स्टेप पे इंकरेजमेंट होती गई, और आपकी अचीवमेंट्स आपको दे मेक यू फील सो गुड कि दे कीप यू गोइंग। पाकिस्तान में जैसे आपने मैराथन का जिक्र किया, या फिर हाइकिंग चले, इस्लामाबाद में तो आपको ट्रेल्स मिल जाते हैं, लकी इनफ 6-7 ट्रेल्स हैं, बाकी शहरों में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स से किस हद तक मुतमईन है, जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं आप बीइंग अ क्लाइंबर, और आप समझती हैं कि इसमें इजाफा हो सकता है? अगर हो तो कैसे, एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल यू कैन प्ले इनको बेहतर करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और अभी इन द लास्ट 6 मंथ्स 3 हाफ मैराथन हो चुकी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोग, स्पेशली कोविड के बाद, लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, तो वो बहुत फिजिकल एक्टिविटीज में वो होना चाह रहे हैं। जी, जैसे आप हमें एक्सपोजर दे रहे हैं, मैं अपनी रोल में ये करती हूँ कि अपने सारे फ्रेंड्स को, मेरे फ्रेंड्स मुझे, हम अपने एज फैमिली इवेंट बना के इकट्ठे वो करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इकट्ठे ट्रेन करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रही हैं। कराची में भी मैराथन्स होती हैं, लाहौर में होती हैं। इंशाल्लाह इस साल हम तीनों जगह जाके प्लान करना अटेंड करना चाहते। तो बेसिकली तो इट नीड्स अ ग्रेट स्किल, एक 8000er को सर करना। जारी बात है, दुनिया के टॉप 14 चोटियां हैं, उनमें से एक आपने भी सर की है, तो सर करते हुए किसी पॉइंट पे ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया, आई शुड गो बैक? कुछ ऐसा मुश्किल हुआ? जी, कैंप 2 से जब चलना, कैंप 1 से जब चलना स्टार्ट हुए, बहुत फेमस है, बनाना रिज कहते हैं उसको, उसको देख के मैंने कहा, ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ आ गई? नहीं, डोंट लुक अप। लेकिन फिर भी आपके हौसले बुलंद थे, आप चलती नहीं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्विकली मैं जानना चाहूंगी, अगला टारगेट आपका क्या है? क्या सोचा है आपने? अगली कौन सी चोटी है जिसे सर करने का प्लान कर लिया, और नया एडवेंचर जो है उसके लिए आप तैयार हैं? तो अभी तो कुछ भी नहीं डिसाइड किया, लेकिन ट्रेनिंग वैसी जारी है। इस साल के लिए अभी ये प्लान किया हुआ कि इंशाल्लाह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों में एक हाफ मैराथन प्लान कर रहे हैं। एंड फिर जैसे ही एक पहाड़ शॉर्टलिस्ट किया, जिसकी इजाजत अगर मेरे हस्बैंड दे दें। चले, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, सिंस यू मोटिवेट पीपल, और यू मोटिवेट बाय एक्ट एज वेल, नॉट जस्ट वर्ड्स। हमारे तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो पैसे लेके मोटिवेट करते हैं, और उनकी जिंदगी में प्रैक्टिकली खुद कुछ भी नहीं होता, जो लोगों को कह रहे होते हैं कि ऐसा बन जाए, तो लेकिन आप उनमें से नहीं है। वी आर ग्लैड टू हैव यू, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपकी फैमिली के साथ हैं, और जब भी दोबारा कोई चोटी आप करें तो हम वापस आएंगे, प्लीज जरूर आइएगा। तो ये वो खातून है। You're welcome. Thank you very much डॉक्टर साहिबा। पहले खवातीन सिर्फ सर की चोटियों तक महदूद होती थी, सर की चोटी कर ली, 8000 वाली चोटियों तक पहुंच गई हैं खवातीन, और पाकिस्तानी खवातीन है। सो इन सबको सपोर्ट करें, फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हम ब्रेक लेंगे, कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम एक्चुअली सर्च करने की कोशिश कर रहे थे ताज़ा तरीन स्टैट्स, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के एशिया कप के अंदर, एशियन चैंपियंस कप के अंदर हॉकी मैचेस चल रहे हैं। पहले 2 मैचेस पाकिस्तान जीत नहीं सका, लेकिन हारा भी नहीं है। कोरिया से, मलेशिया से हमारे मैचेस बराबर हुए थे, और इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान और जापान का मैच जारी, और पाकिस्तान लीड कर रहा है बिलीव 1-0 से, राइट? कुछ ताज़ा तरीन मनाजिर भी हम तक पहुंच रहे हैं। यस, इट्स 1-0 राइट नाउ। ये लाइव मनाजिर हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कर्टेसी ए स्पोर्ट्स। आप इसको देख रहे हैं, और
पाकिस्तान ने पहला गोल कर दिया। सो इंप्रेसिव है समाओ। कल हमने इस पर तबसरा भी लिया था क्योंकि पाकिस्तान की जो क्या कहना चाहिए गेम स्ट्रैटेजी है या टीम परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आई है और पहली दफ़ा एक अच्छी कंपनी ने पाकिस्तान टीम को स्पॉन्सर भी किया है। हम उसके भी TVCs देख रहे थे, उसमें फीलिंग गुड कि मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आएँ और पाकिस्तान हॉकी को और पाकिस्तान की हॉकी टीम को सपोर्ट करें। इस वक्त ये मैच जारी है, आप इसको देख सकते हैं लाइव और दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीत करे। पहला गोल कर दिया, अहमद नदीम ने गोल कर दिया। सो हैट्स ऑफ टू अहमद नदीम। हन्नान एक बहुत अच्छे प्लेयर है, हमारे प्लेयर है, बड़े अच्छे स्ट्राइकर हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इस पे आपको आगाह करते रहेंगे। अब हमारे शो का टाइम इख्तिताम को पहुंचा। कोई नसीहत है दिन के लिए आपके लिए? कल मुलाकात, अच्छा सा दिन गुजार ले बस। कल मुलाकात करेंगे आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।